तो हम लोगों ने कल सारे बेसिक पॉइंट सारे खत्म कर लिए है ना बेटा, क्यों? रिपीटिशन भी हमने कर दिया था और शायद सीलूम पे रिपीटिशन पे पहुंच गए थे, क्यों बेटा? आई एम क्लियर? यस, ओके संजू, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। चलिए ध्यान से सुनते जाइए फटाफट, है ना। तो हम लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ना शुरू कर दिया था बेटा, बहुत ध्यान से कॉपी को देखते जाइए, क्योंकि ये वो चैप्टर है जहां पर रूला देता है सभी को याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए जितना हम बोलते जाएंगे उतना ही आपको करते जाना है। अब आप लोग जो है बेसिक पॉइंट्स यानी पोरी फेरा के पहले जितने सारे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी एक्सरसाइज में। पोरी फेरा के जस्ट पहले जो क्वेश्चंस दिए होंगे उनको आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपके मॉड्यूल में प्रोटोजोआ करके भी करके कुछ दिया हुआ है आई थिंक, ठीक है ना। तो प्रोटोजोआ के क्वेश्चन आपको नहीं करना है, बाकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन में जो भी पॉइंट है बेसिक पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूरी फेरा के पहले जो मिले जो सॉल्व हो जाए उतना ही करना है आपको, ठीक है। और आपका जो भी टेस्ट होगा 9 तारीख में, और 9 तारीख में बेसिक पॉइंट वाला ही होगा, एनिमल किंगडम के बेसिक पॉइंट्स से। 9 तारीख में टेस्ट है ना बेटा आपका? आर यू लिसनिंग मी प्रॉपरली बेटा? बोलिए बोलिए, आप सुन नहीं पा रहे हो क्या? यस यस, वेरी गुड, चलो ठीक है गौरव, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था एनिमल किंगडम। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कैरेक्टर्स देखा था, तो कैरेक्टर्स के लिए हे यू मुझे गोल्ड रोल ना चाहिए रे बाबा। फिर आपने पढ़ा मेटाजोआ, दो टाइप के थे, पैराजोआ यू मेटाजोआ। फिर आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में 7 कैरेक्टर थे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न ऑफ सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। सारे लोग बेटा जुड़े हुए हैं ना? यस। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने आपके 7 कैरेक्टर देखा था, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे देखा तो 4 टाइप के, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपने 4 तरीके के एनिमल देखा। फिर पैटर्न ऑफ सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस सर 9 डेट को ऑनलाइन टेस्ट होगा। हाँ बेटा ऑनलाइन ही होना है, ठीक है। और इसको बोटिक मोड में होगा, वो आप परेशान मत होइए, उसके लिए सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी पहले ही कि कैसे क्या करना है, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। फिर पैटर्न ऑफ सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पे देखा गया, तो एनिमल के अंदर 3 सिस्टम है जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पर एनिमल को क्लासिफाई किया गया। पहला था डाइसो सिस्टम, डाइसो सिस्टम 2 टाइप का, है ना। यहाँ पर इसके मोड पे 3 टाइप का डाइसो सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और डाइसो सिस्टम के बेसिस पे देखा जाए तो 2 टाइप का, ठीक, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट वाले को आपने होलो सैक या ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी नाम दिया होगा, क्या बेटा? होलो सैक या बॉडी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान नाम दिया होगा आपने। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को देखिए दिया हुआ है आपने, नहीं दिया हुआ है? यस यस, वेरी गुड। फिर आपने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहा होगा। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे आ जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे जब देखा गया तो देखा 2 टाइप के, है ना, ओपन और क्लोज्ड। तो यहाँ पर भी 2 टाइप के हो गए। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पे आ गया तो देखा गया एसेक्सुअल, सेक्सुअल और फिर तीसरे सेक्सुअल, तो दूसरी सेक्सुअल। तो यहाँ पर 2 टाइप के, ठीक है। फिर बॉडी सिमेट्री की बेसिस पे देखा गया, बॉडी सिमेट्री की बेसिस पे 3 टाइप के, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, या इसी को बाय रेडियल भी कह सकते हो। रेडियल और बाय रेडियल एक ही चीज है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया तो एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बायलेटरल सिमेट्रिकल, यानी 3 टाइप के, ठीक है। जब जर्म लेयर के बेसिस पे देखा गया तो देखा गया 2 टाइप के बेटा, डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। यहाँ 2 टाइप के। एक बात देना, ध्यान देना बेटा, जो डिप्लोब्लास्टिक है वो लिया गया है सीलेंटेड और टीनोफोर में, सही मायने में तो सीलेंटेड और टीनोफोर से बोला जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पोरीफेरन को भी रख लेते हैं, ठीक है। तो पोरीफेरा, सिलेंटेटा और टीनोफोरा, यहाँ पर आता है डिप्लोब्लास्टिक। और प्लेटिहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डिएट तक सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक आते हैं।
फिर आता है सीलोम के बेसिस पर। सीलोम के बेसिस के पर 3 टाइप के थे, ए सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट और यू सीलोमेट। क्यों भाई? ए सीलोमेट में आपने कहा कि बॉडी कैविटी है ही नहीं, या बॉडी कैविटी है भी तो वो सीलोम मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, इसलिए आपने इसको ए सीलोमेट कहा ही। सीलोम का मतलब ही होता है ऐसी बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म से लाइंड होनी चाहिए, और उस मेसोडर्म का नाम यहाँ पर विसरल पेरिटोनियम होता है। तो ए सीलोमेट के एग्जांपल है आपका, मैंने कहा था एसी में रखने के बाद, या अगर आपको याद आ रहा हो, एसी में रखने के बाद क्यों एसपी साहब कोक प्लेट में रखकर पीते हैं। एसपी मतलब स्पंजेस, कोक, सिलेंटेटा, टेनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन। क्लियर हुआ बेटा? ए सीलोमेट में आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, दैट वन इज प्लेटिहेल्मिन। क्लियर हुआ? उसके बाद स्यूडोसिलोमेट में आता है आपका एसियलमेंथिस, है ना? पास में आशा बैठी हुई है, मैंने कहा था वहां पर बॉडी कैविटी है, मेसोडर्म भी आ गया, बट मेसोडर्म पाउच के रूप में पड़ा हुआ है, स्कैटर्ड पाउच के रूप में, पूरी तरीके से लाइंड नहीं किया उसने बॉडी कैविटी को। फिर आता है यू सीलोमेट, शायद यहीं पर हमको आज बताना भी है, ये सीलोम हम कल बता रहे थे रिवीजन के बेस पे। चलिए सॉरी बेटा, ये बॉडी कैविटी थी, ये एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है, तो ये बॉडी वॉल है, ये एलिमेंट्री कैनाल के वॉल है, ये जो स्पेस है इसी को आप सीलोम बोलते हैं। लेकिन तब बोलोगे सीलोम जब आप क्या करो, इसको मेसोडर्म से लाइंड करो। जब आप क्या करें, इसको मेसोडर्म से लाइंड करें, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ये लाइन कर दें, और इधर बॉडी वॉल भी ऐसे लाइंड होना जाए मेसोडर्म से, तो ये जो कैविटी होगी बेटा, ये वाली कैविटी सीलोम कहलाती है। क्लियर हो गया सभी को? तो इसके बेसिस पे देखा गया तो 3 टाइप के, ए सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट और यू सीलोमेट। यहाँ क्लियर है बेटा? अब दोबारा और कुछ ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है, बताओ को बता दे फिर। नो, ओके, वेरी गुड। फिर आ जाता है बेटा सेगमेंटेशन के बेसिस पर। सभी को क्लियर है ना यहाँ तक? सीलोम तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 6 ही 7 लोग हो, 8 लोग, मैसेज रिफ्लेक्ट करो फटाफट बेटा। ओके, वेरी गुड। संजू का ही मैसेज आ रहा है बराबर, तो पावनी ना करे ना। ओके, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। फिर आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बेसिस पे हमने बोला सर यू सिलोमेट बता दो एक बार। ओके, ठीक है तानिया, एक बार देख लेना। यू सिलोमेट हमने कहा ही इसको ट्रू, यू मतलब होता है ट्रू, और सिलोमेट का मतलब जिसमें ट्रू सिलोम हो, और ट्रू सिलोम का मतलब होता है ये जो बॉडी कैविटी है बेटा, ये मेसोडर्म से लाइंड होनी चाहिए। यानी खुद को थोड़ी देर के लिए आप इसके अंदर घुसा लीजिए। चलो हम यहाँ पे आ जाए, खुद घुस गए। अब देखिए, मैंने कहा था जब आपको एक पानी का ग्लास लेके मैंने दिखाया था, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल हो, अब चारों तरफ से स्पेस खाली मिलेगा, तो जब ये खाली मिलेगा तो अगर इधर की वॉल टच करोगे तब भी आप मेसोडर्म को ही टच करोगे, सरफेस को, और इधर बॉडी वॉल को अगर टच करोगे तो भी किसको टच करोगे, मेसोडर्म को। जहां पर ऐसी लाइनिंग हो, ऐसी सिलोम हो, आप उसको बोलते हो यू सिलोमेट। और जो यू सिलोमेट होते हैं वो 2 टाइप होते हैं, साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट में ऐसा कल हमने आपको बताई था कि मेसोडर्म बनती है और मेसोडर्म में स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक मेसोडर्म की लेयर अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, एक बाहर की तरफ। तो बाहर वाली कांटेक्ट में आ जाती है बॉडी वॉल के, और अंदर वाली कांटेक्ट में आ जाती है किसके, एलिमेंट्री कैनाल के। तो ये जो कैविटी क्रिएट होती है, दैट दिस वन इज द सीलोम। समझ में आया बेटा? बोलो, किसने पूछा था? साइजो का मतलब होता है फटना। समझ में आ गया बेटा? नहीं आ गया? जल्दी बताओ कि बना के दिखाएं। डायग्राम आपके पास कल बना हुआ होगा बेटा, बोलो फिर फटाफट रिप्लाई दिया करो। यस तान्या, आगे बेटा, समझ में है? अब इंटेरोसिलोमेट में क्या होता है? इंटेरोसिलोमेट में होता क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है, यहीं से ऐसे पाउच ला के जिससे निकलता है इस तरीके से,
रेड के फॉर्म में, रेड दिखाया था मैंने, पाउच लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, वही पाउच लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे निकलेगा ऐसे, और फिर ये वाली ये लेयर बाहर शिफ्ट हो जाएगी, ये इसके ऊपर आ जाएगी अंदर, ये पाउच बढ़ता चला जाता है इस तरीके से ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये पाउच बढ़ता है, जब ये बढ़ेगा तो यहाँ से फ्यूज हो जाएगा, तो ये वाली लेयर अंदर आ जाएगी, इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी ऐसे, ठीक है। और ये वाली लेयर बाहर ऐसे, और बीच में ये कैविटी क्रिएट हो जाती है ये वाली, ठीक, जिसको ऑसिलम बोलते हैं। ये होता है एंटेरोसिलोमेट। क्लियर हो गया बेटा? तानिया प्लीज टेल मी फास्ट बेटा, फटाफट रिप्लाई किया करो, तभी कोर्स आगे बढ़ा पाएंगे फिर, वरना क्लास में होते तो भाई फेस देख लेते हैं हम आपका। वेरी गुड, ठीक है, यस, ओके। फिर आ जाता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी का डिविजिबल होना सेगमेंट्स में। सेगमेंटेशन का मतलब होता है ऐसे एनिमल, यानी एनिमल को जो क्लासिफाई किया गया उनके बॉडी के सेगमेंटेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया, यानी बॉडी का डिवीजन है या नहीं है, बॉडी डिविजिबल इनटू पार्ट्स, है ना। तो सेगमेंटेशन में यही होती है कि बॉडी डिविजिबल होती है। अब बॉडी डिविजिबल दो तरीके से होती है, एक सही से डिविजिबल हो, एक तो सिर्फ अपीयरेंस ऐसा दे कि डिविजिबल है जबकि वास्तव में डिविजिबल ना हो। इसका मतलब सेगमेंटेशन के बेसिस पे देखा जाए तो बेटा यहाँ पर दो टाइप के एनिमल होते हैं, एक होता है स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन और दूसरा होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जो स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है वहां पर बॉडी सही मायने में डिविजिबल होती नहीं है, सिर्फ बाहर से एक मार्किंग दिखती है कि हाँ यहाँ से डिवीजन है। उसका एग्जाम्पल होता है प्लेटिहेलमिन्थस। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन ऐसा सेगमेंटेशन होता है जहां पर बॉडी अंदर से भी डिविजिबल दिखे और बाहर से भी डिविजिबल दिखे, है ना, और अंदर और बाहर दोनों से दिखे। तो हमने आपको एग्जांपल भी लिखा था, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। यहां पर इंटरनली डिवाइड होता है, ये हम आपको लिखा चुके बेटा, क्यों? यहां पर एक्सटर्नली होता है, एक्सटर्नली, और यहाँ पर एक्सटर्नली प्लस इंटरनली दोनों होता है। यानी अगर आप बॉडी देखें कॉर्डेटा की, तो हमारे अंडर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है बेटा, और वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है? देखिए हर एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री की एक ही जैसे तो दिखती है वो लगभग, और वैसे छोड़ो डिविजिबल तो है ना, एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री तीसरी, और डिविजिबल ना होती तो ये देखिए हम बेंड हो जा रहे हैं आगे की तरफ, बेंड इसलिए तो हो जा रहा है। अगर वो सीधी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती तो हम मुड़ थोड़ी पाते आगे की तरफ, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर नहीं आ पाती। फिर आप अपने ये हाथ को देख लीजिए, सर व्हाट इज प्रोग्लोटिड्स? यस यस, हाँ अभी वो चीज बता देता हूँ, ठीक है। पावनी पावनी जो स्यूडोमेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, स्यूडोमेटामेरिक सेगमेंटेशन में जो सेगमेंट्स होते हैं उसको स्यूडोमेटामर बोलते हैं, या प्रोग्लोटिड बोलते हैं, या स्ट्रोबिला बोलते हैं। तो आप उसमें लिख लो इस बात को, जहां पर स्यूडोमेटामेरिक सेगमेंटेशन था तो आप उसमें लिख लीजिए स्यूडोमेटामर को ही आप प्रोग्लोटिड भी बोलते हैं, या इसी को आप वो बोलते हैं स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिला। प्लेटिहेलमिन्थस जब पढ़ा था तो वहां पर ये दोनों पॉइंट आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने पूछ लिया तो मैं यही बता देता हूँ, ठीक है ना। तो स्यूडोमेटामेरिक सेगमेंटेशन में एक सेगमेंट को स्यूडोमेटामर बोलते हैं, या उसी को प्रोग्लोटिड बोलते हैं, या उसी को स्ट्रोबिला बोलते हैं। तो आपने जहां पर स्यूडोमेटामेरिक सेगमेंटेशन लिखा था वहां पर इस चीज को लिख लीजिए। साइड में जगह खाली पड़ी होगी मुझे मालूम है, जिस वे में हम आपका नोट्स बनवाते हैं उसी वे में आप बनाइए बेटा। एग्जाम्पल हमेशा ऐसे इस तरह से लिखा करिए, कुछ लोग एक ही लाइन में एग्जाम्पल से लिख लेते हैं, गलत लिखते हैं। इस तरह से लिखेंगे तो चीजों को ऐड किया जा सकता है। सर इन आर्थ्रोपोडा एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज देयर, सो इट शुड बी द एग्जांपल ऑफ स्यूडोमेट। नहीं बेटा, मैं कह क्या रहा हूँ पावनी, मेरी बात आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। मैं कह यही रहा हूँ बेटा कि बाहर से बॉडी स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन में दिखती तो है, बट वास्तव में वो सेगमेंटेड नहीं होती है, ठीक है। और एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट जैसा भी नहीं दिखता, होता भी नहीं है। जब हम प्लेटिहेलमिन्थस बताएंगे तो दिखाएंगे वहां तीन टाइप के सेगमेंट पाए जाते हैं, इमेच्योर, मैच्योर और रैपिड, ठीक है, समझ गए बेटा। वो ग्रेविड मतलब इमेच्योर, मैच्योर और ग्रेविड। ग्रेविड बोला जाता है जहां पर फर्टिलाइज एग रखते हो,
ठीक है पावनी, तो डोंट वरी। इसलिए यहाँ पर कहते जरूर है स्यूडोमेटामेरिक सेगमेंटेशन, बट वो सही से होते ही नहीं है। हाँ, एनालिट में अगर आप देखिए कॉकरोच आपके अंदर है, घर के अंदर आपने देखा ही होगा, आपके बाथरूम या किचन में कॉकरोच की बॉडी के छिलके से मिल जाते हैं प्लेट्स। वो मिलते ही इसलिए क्योंकि सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड है तभी वो प्लेट प्लेट अलग हो जाती है। क्योंकि जब वो ग्रोथ हो रहा होता है, उसका मेटामॉर्फिज्म हो रही होती है, तो साइज जब बढ़ता है तो वो प्लेट टूट के हट जाती है, फिर नई प्लेट उसकी जगह आती है। तो टूट के हटती उसी जगह से है जहां से वो सेगमेंटेड होती है। इसलिए एक्सटर्नली तो सेगमेंटेड होता है वो, इंटरनली नहीं होता। और अपने कोऑर्डिनेट्स को अगर देख लीजिए, जो हम लोग इंटरनली सेगमेंटेड हैं, ये प्लीज आई क्यू लिखा हुआ है, क्या लिखा बेटा, ई प्लस आई, कहाँ ई प्लस लिखा बेटा मैंने, अरे बेटा ये एक्सटर्नली प्लस इंटरनली लिखा हुआ है, एक्सटर्नली प्लस इंटरनली एनालिडा में, ठीक है। यानी आप अगर अर्थवर्म को देखिए तो बाहर से भी वो बटी हुई बॉडी छल्ले युक्त नजर आती है और अंदर से भी छल्ले युक्त नजर आती है, तो डिविजिबल होती है बाहर से भी और अंदर से। क्लियर हुआ बेटा। और कोऑर्डिनेट जितने होते हैं वो सब अंदर से ही देखिए, अगर यहाँ से ज्वाइंट ना होता तो ये हम मोड़ कैसे पाते, तो डिविजिबल है कि नहीं है, ये इधर आगे का, ये इधर का पोर्शन। आप अपनी वर्टिब्रल कॉलम में देखिए, रिब्स होती बटी हुई खंडों में, देखिए एक रिब्स दो रिब्स ऐसे, या वर्टिब्रल कॉलम को ही देख लो। समझ में आ गया बेटा सेगमेंटेशन वाली बात। यस। उसके बाद आती है बेटा बात नोटोकॉर्ड की। जो नोटोकॉर्ड होती है ये मेसोडर्मल, एक बार फिर से मैं पॉइंट को बोले दे देता हूँ, इसमें कोई पॉइंट अगर आपको लगता है कहीं मिस हुआ है तो आप ऐड कर लेना। नोटोकॉर्ड सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है ना, गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ओरिजिनेट होती है, ठीक है। कुछ एनिमल्स में पड़ी रह जाती है पूरी जिंदगी तक, तो उनको, और कुछ एनिमल में ये इनकी जगह पर आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम। तो जिन एनिमल में वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है, आप वैसे कोऑर्डिनेट को वर्टिब्रेट बोलते हो। क्लियर हुआ बेटा इतनी बात। और वर्टिब्रेट की अगर बात करें तो फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। हाँ, कुछ एनिमल में ये जो है सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन, सॉरी मैंने क्या बोला, कुछ एनिमल में ये स्टिल अलोंग द लाइफ होता है, और कुछ एनिमल में इसकी जगह पर आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम। और जिन एनिमल में वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है इसकी जगह पर, उन कोऑर्डिनेट को आप बोलते हो वर्टिब्रेट। इसका मतलब सारे वर्टिब्रेट तो कोऑर्डिनेट है, बट सारे कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट नहीं है। क्लियर हुआ बेटा यहाँ पर पॉइंट। जिन ये जो नोटोकॉर्ड होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है किसकी, कोऑर्डिनेट्स की। ये पॉइंट शायद नहीं लिखा हुआ है आपने, तो ये पॉइंट आप लेना चाहो लिख सकते हो बेटा, नोटोकॉर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मुझे लग रहा है आपने ये पॉइंट नहीं लिखा है, आप लिख सकते हो नोटोकॉर्ड इज द, सर वर्टिब्रल कॉलम बता दो एक बार। ओके बेटा तान्या, नोटोकॉर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोऑर्डिनेट। The animals having notochord are known as chordates. सर हेमिकोडेट में नोटोकॉर्ड रहती होती क्या, नहीं होती क्या, होती है बेटा, होती है, ठीक है। अभी बस हेमिकोडेट वाला पॉइंट आगे आने ही वाला है, मतलब आने वाला है ना, जब फाइलम पढ़ेंगे तो वो बता देंगे सारी बातों को, डोंट वरी, ठीक है। उसमें होता क्या है कि कुछ कैरेक्टर्स आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स के होते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट के होते हैं, इसीलिए उसको बीच में रख दिया गया। ना तो वो नॉन कोऑर्डिनेट में पूरी तरीके से रखा जा सकता है, ना ही पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट में रखा जा सकता है, ठीक है ना। किसने पूछा था क्वेश्चन, ये मैसेज ड्रॉप करो बेटा। इसीलिए उसको कहा ही गया हेमी, हेमी मतलब आधा होता है, आधा कोऑर्डिनेट आधा नॉन कोऑर्डिनेट। ओके बेटा क्लियर, बोलो भाई। यस, कोऑर्डिनेटा किसी ने मैसेज, कोऑर्डिनेटा विकल्प हो गया, ठीक है।
चलिए देखना बेटा, तो जिन एनिमल्स में ये पाया जाता है उनको बोलते हो कॉर्डेट, और कॉर्डेट जो है, सॉरी, नोटोकॉर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉर्डेट्स। अब किसी ने भी पूछा था सर वर्टिब्रल कॉलम बता दो। बेटा वर्टिब्रल कॉलम जो होती है हड्डियों की, छोटी छोटी हड्डियों की बनी हुई होती है, जिसको आप बोलते हो बैकबोन, और यही बॉडी को सपोर्ट देती है। तो हमारे हमारे अंदर आज वर्टिब्रल कॉलम है, लेकिन हम कभी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं उस दौरान पहले नोटोकॉर्ड बनती, फिर ये हट जाती है, उसकी जगह पर क्या आ जाती है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है ना, छोटी छोटी हड्डियों की, रीढ़ की हड्डी आप लोग सुनते होंगे, उसी को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। सर कोर्डेटा बताना। कोर्डेटा में बोल रहा हूं बेटा, जिन आप जिन एनिमल के अंदर, ध्यान देना बेटा, जिन एनिमल के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाएगी आप उनको कॉर्डेट्स बोलते हैं। ठीक है, अभी फाइलम जब पढ़ना शुरू करोगे तो कॉर्डेटा सीधा फाइलम ही आ जाता है, वहां पर बहुत सारे एनिमल थे, बहुत सारे, समझ में आया। कॉर्डेटा आप उन्हीं एनिमल्स, कॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स को आप कॉर्डेट्स बोलते हो। कॉर्डेटा एक फाइलम है, उस फाइलम के अंतर्गत जितने भी एनिमल आएंगे सारे के सारे को आप क्या बोलोगे, कॉर्डेट। कुछ समझ में आया बेटा? यस। चलिए, तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया पूरा बेसिक पॉइंट। अब आप अपने मॉड्यूल के बेसिक पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आज आप पहला फाइलम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट वन इज पोरीफेरा। तो अब ये पोरीफेरा का पहला लेक्चर है बेटा, ठीक है। तो एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में हम क्या पढ़ेंगे, फाइलम फर्स्ट, फाइलम पहला, दैट वन इज पोरीफेरा। चलो बेटा, और ये लेक्चर कौन सा होगा, फाइलम फर्स्ट, दैट इज पोरीफेरा, और इसका लेक्चर कौन सा होगा, ये फर्स्ट। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए फिर। हाँ स्पंजेस, बिल्कुल, यस यस बाबू, स्पंजेस यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग ना, स्पंजेस के बारे में ध्यान से सुनते जाना। आप कह रहे हो पोरीफेरा, यानी इसके अंतर्गत वो एनिमल आएंगे बेटा जिनकी बॉडी क्या हो, पोरस। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में इस तरह का एक बना हुआ है, देखे होंगे बेटा आप साइकॉन का, और नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। आप इनको पोरीफेरा कहते ही हो क्योंकि पोरी का मतलब होता है पोर, और फेरा का मतलब होता है बियरर, यानी पोर बियरर एनिमल्स को आप बोलते हो पोरीफेरा। यानी ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में क्या हो, छोटे छोटे पोर्स हो, आप ऐसे एनिमल को बोलते हो कि पोरीफेरा। ये जो पोरीफेरा फाइलम है बेटा, इसके अंतर्गत तकरीबन 5000 स्पीसीज देखने को मिलती है, सॉरी 5000 मेंबर, 5000 जो है मेंबर्स यहाँ देखने को पाओगे आप पोरीफेरा मैमल किंगडम में। तो किंगडम एनिमलिया जो है, उस किंगडम एनिमलिया, तभी लिख दो एनिमल किंगडम, इसका जो पहला फाइलम है, फाइलम फर्स्ट, दैट इज पोरीफेरा। इसके अंतर्गत जो 5000 के मेंबर हैं, 5000 जो मेंबर है उनकी बॉडी को अगर आप चेक करें तो देखेंगे उनकी बॉडी कैसी होगी, पोरस, छिद्री। तभी आप बोलते ही हैं उसको क्या, पोरीफेरा, पोर बियरर एनिमल। चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही लिखना है हमको, द एनिमल्स ऑफ किंगडम पोरीफेरा आर पोर बियरर।
पहला पॉइंट होगा बेटा द एनिमल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा, एनिमल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर पोर बियरर। ठीक है ना बेटा, छिद्र तो ये छोटा सा डायग्राम, दे आर मैरीन। हाँ भाई सारी बातें बोलता हूँ बेटा, डोंट वरी डोंट वरी। आप एक छोटा सा डायग्राम बना लो बेटा और ये पोर लिख लो, ऑस्टियम, ये क्या है पोर, स्मॉल पोर लिख लो, स्मॉल पोर्स, और ये क्या है ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम ये लार्ज पोर होता है। यहाँ पर ये एनस की तरह बिहेव करता है और ये माउथ की तरह काम करता है। फिर डायग्राम बेटा बना लो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद हेडिंग आपको डालनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरस। एक पॉइंट यहाँ पर और लिख लीजिए, द एनिमल्स आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। नोट कर लो बेटा, ये इतना नोट करने के बाद ये डायग्राम बना लीजिए और फिर हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरस। मैंने कहा बेटा फाइलम में जो, देखिए एक बात फिर से सुनिए ध्यान से, फाइलम में जितना बेटा हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा कुछ कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं बेटा, 2 से 3 मिनिमम क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। और वो जो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे जितना हम पढ़ा देंगे उसी के अंदर से होगा, और टोटल एनसीईआरटी होगा हमारा नोट्स, ठीक है। तो हमारे पढ़ा देने के बाद फाइलम जैसे ही पोरीफेरा खत्म कर देंगे, खत्म करने के बाद आप पोरीफेरा को एनसीईआरटी से पढ़िएगा, एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद उससे क्वेश्चन फ्रेम करिएगा, और क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद हमें आप व्हाट्सएप पे करेंगे, ठीक है। मैंने कहा था आप लोग नोट्स वगैरह बनाने के बाद बेटा मुझे पीडीएफ बना के भेज दिया करिए, आप लोग भेजते नहीं हो मुझे लग रहा है, 1-2 लोग भेजते हैं शायद, ठीक है, मुझे पर्सनली आप भेज दिया करें, ठीक है। तो बना लिया बेटा, ये हो गया। और हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरस। बोलो बेटा कर लिया आपने इसको? यस। अब फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पढ़ना है। सर आप में स्मॉल फोर्स के बाद क्या लिखा है? बेटा हमें स्मॉल फोर्स के बाद लिखा हुआ है माउथ, यानी ये स्मॉल फोर्स जो ये माउथ की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। और ये जो बड़ा पोर होता है ऊपर की तरफ, ये लार्ज पोर होता है, इसको एनस की तरह बिहेव करता है। ये हो गया, हो गया बेटा? संजू नोट करो फिर यार। यस चलो ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरस तो लिखेंगे इसमें, देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉलोइंग लिखो चाहे ना लिखो, पहला ही कैरेक्टरिस्टिक लिखो, हैबिटेट, ये रहते कहाँ? पहला पॉइंट हैबिटेट आता है, रहते कहाँ है बेटा? ये पानी में, नहीं क्या होंगे? एक्वेटिक। इनका हैबिटेट कैसा है? एक्वेटिक, पानी में रहते हैं।
और पानी में भी अगर हम बात करें तो जैसे देखो जो वे हमारा लिखाने का है बेटा, आप यही वे अपनाइएगा, अपनी तरीके से मत लिखना आप। तो ये कहाँ रहते हैं बेटा, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब इन वाटर, हैबिटेट का मतलब होता है रहना। इस किंगडम जो है, किंगडम का पहला फाइलम दैट इज पोरीफेरा, इसके मेंबर्स के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। इनके मेंबर्स के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हम ये कर रहे हैं कोशिश कि भैया रहते कहाँ। रहने की बात करें तो देखिए भैया पानी में रहते हैं। अब पानी भी दो टाइप का होता है, आप जानते हो, ठीक है ना, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। यहाँ पर बेटा ये मोस्टली मैरीन होते हैं, ज्यादातर समुद्री वाटर। मैरीन मतलब समुद्री वाटर, मोस्टली मैरीन, ठीक है ना। हाँ, कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर, फ्यू इन फ्रेश वाटर, ठीक है ना। और ब्रैकेट में लिख लीजिए आप स्पोंजिला। स्पोंजिला एक स्पंज ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दूसरा कैरेक्टर है, ये नोट कर लिया। पहला पॉइंट नोट कर लिया बेटा आपने, समझ में आ गई बेटा बात। सबसे पहला पॉइंट ये कहते हैं कि भाई कहाँ रहते हैं, यानी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानने की कोशिश करते हैं। यानी पोरीफेरंस, पोरीफेरा के जो एनिमल हैं उनको हम जाने कि भाई वो कहाँ, उनके बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ही पॉइंट आता है कि भाई रहते कहाँ, तो पानी में रहते हैं। अब पानी में भी दो टाइप के पानी है, एक्वेटिक मतलब पानी में रहते हैं, और पानी आपके पास दो टाइप का होता है, फ्रेश वाटर वाला और मैरीन वाटर। एक बात ध्यान सुन लीजिए बेटा, समुद्री वाटर को छोड़ करके, समुद्री वाटर को छोड़ करके जितना भी पानी आप देखते हो पीने वाला, या नाली में जो फ्लो हो रहा है, या नदी तालाब का कहीं का भी पानी होता है, वो सब फ्रेश वाटर कहलाता है। सिर्फ समुद्री वाटर को आप मैरीन वाटर बोलते हो, सी वाटर। तो जो समंदर में रहते हैं तो ज्यादातर स्पंजेस समंदर में ही रहते हैं। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। एक एग्जांपल आपने देख लिया, स्पॉन्जिला, ठीक है, यस। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी सिमेट्री क्या होती है। तो बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री, तो हम आपको बताओ स्पंजेस की बॉडी सिमेट्री कैसी होती है बेटा, हम पढ़ा चुके हैं पहले पॉइंट, बेसिक पॉइंट में पढ़ा चुके हैं कि स्पंजेस में सिमेट्री कैसी होती है, एसिमेट्रिकल। वेरी गुड, मैंने कहा था ना ऐसे एसपी साहब हमने कहीं नहीं देखे। तो पॉइंट क्या लिखना है, एसिमेट्रिकल। अब क्या इसको समझने की जरूरत है, एसिमेट्रिकल, ठीक है, बस हो गया पॉइंट। तीसरा बात आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, बना कैसे है ये। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बताओ भैया इनका बॉडी कैसे डिजाइन हुई है। यस, सेलुलर लेवल, वेरी गुड। तो पॉइंट खाली एक ही लिखना है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देख लिया इनका। उसके बाद चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है, चौथी कैरेक्टरिस्टिक जो है आपकी इनकी, सॉरी, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई इनका बॉडी कैसे डिजाइन हुई, बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म में आप डायग्राम ऑलरेडी बना ही चुके हैं, दोबारा बनाने की जरूरत आपको नहीं है। फिर भी आपका मन बोले तो आपकी मर्जी, बना सकते हैं। ये तो आपने ऊपर से इसको डायग्राम को देखा हुआ है, यानी ये जो फोटो देख रहे हैं आप, बॉडी बनी हुई है और आप सिंपली देख रहे हैं उसको। ये देखिए बॉडी पोरस है ना,
बॉडी पोरस है और ये पोर जाहिर सी बात है, जैसे हम खड़े हुए हैं बेटा, अब हमारे इस बॉडी वॉल में छेद करो, तो छेद करोगे तो अंदर खोखला पोर्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वैसे यहाँ पर भी इसकी बॉडी अगर हम इसको कट कर दें ऐसे, इनको कट करके अगर हम देखते हैं तो बॉडी, चलो देखते हैं इस तरीके से भाई, जब इनको कट करके हमने देखा तो भाई देखा इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से डिजाइन दिखाई थी हमको, ठीक है। ये जो छोट अभी आपने छेद दिखाया तो वो छेद इस तरीके से था, ये देखिए, बॉडी आपने कहा सर पोरस है ना, तो ये पोर देखिए ऐसे जाके खुला हुआ है ऐसे। कुछ आगे बेटा समझ में? ये जो पोर हमने आपको हम दिखाया, सेमी कलर से आप बना लीजिएगा, कलर का यहाँ कोई ज्यादा मतलब नहीं है। जो आप ये पोर दिखा रहे हो तो देखिए ऐसे हम पोर दिखा सकते हैं इस तरीके से। वही जब हमने ऊपर से कट किया तो यही वाले पोर्स तो दिख रहे हैं, देखिए। तो ये क्या हो गया बेटा, ये तो ऑस्कुलम हो जाएगा। ये छोटे छोटे पोर्स हैं, तो ये क्या होंगे, ऑस्टियम, और ये क्या होगा, ऑस्कुलम। तो अब आप खुद ही देखो, ये छोटे छोटे पोर्स देखिए कहाँ खुल रहे हैं, ये सिंगल लार्ज कैविटी के अंदर, इसको बोलते हैं स्पंजोशील। आप डायग्राम बना बताइए, स्पंजोशील या इसी को बोलते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। पैरागैस्ट्रिक कैविटी, तो स्पंजेस की जो बॉडी होती है मैनी माइन्यूट पोर्स रखती है और एक लार्ज पोर रखती है जो कि ऑस्कुलम कहलाता है। ये पैरागैस्ट्रिक लिखा हुआ बेटा, आपको उधर दिख नहीं रहा शायद बोर्ड पे, ये नोट कर लीजिए और इसके सामने आप ऐसे कर, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसी को आप इसी को बोलते हैं पैरागैस्ट्रिक, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। इसी का दूसरा नाम है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो स्पंजेस की बॉडी फॉर्म की बात करें तो जब बॉडी देख रहे हैं तो भैया बॉडी इसकी जो होती है छोटे छोटे छेद रखती है, और वो छोटे छोटे छेद आकर के कहाँ, एक सिंगल लार्ज स्पेसियस कैविटी में खुलते हैं, जिनको आप बोलते हैं स्पंजोसिल या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ये स्पंजोसिल या पैरागैस्ट्रिक कैविटी बाहर की तरफ से निकल के आती है, जिसको बोलते हैं ऑस्कुलम। इस ओपनिंग के द्वारा बाहर की तरफ होती है। होता क्या है कि पानी इसी पोर के द्वारा इनकी बॉडी में इंटर करता है, इस तरीके से ऐसे, इन्हीं पोर के द्वारा ऐसे उनकी बॉडी में पानी इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद ये देखिए पानी ऐसे आएगा बेटा इस तरीके से, ये देखिए, और ये पानी फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा, है ना। इस डायग्राम को बना के लेना, बना लीजिए आप। वाटर, वाटर इंटर करेगा, ठीक है ना। बना लिया बेटा। यस, तो स्पंजेस की बॉडी छोटे छोटे पोर्स रखती है और वो छोटे छोटे पोर्स एक सिंगल लार्ज स्पेसियस कैविटी में खुलते हैं, जिसको स्पंजोसिल या पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं। और पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजोसिल ऑस्कुलम के रूप में बाहर खुलती है ना। तो इसमें पॉइंट लिखेंगे बेटा, बॉडी ऑफ स्पंजेस have many minute pores which open into single large spacious cavity that is spongiosal,
स्पेसियस कैविटी दैट इज स्पंजोसील और पैरा गैस्ट्रिक कैविटी और पैरागैस्ट्रिक कैविटी which ultimately opens out in form of osculum. नोट कर लो बेटा, ये हो गई आपकी बॉडी फॉर्म के बारे में। नोट कर लो बेटा फटाफट पॉइंट। चलो, तो ये तो आपने देख लिया बॉडी फॉर्म। अब हम बात करेंगे बॉडी वॉल की। तो इनकी जो बॉडी वॉल है वो कितने लेयर की है? तो नेक्स्ट 5वां कैरेक्टरिस्टिक है शायद, क्यों बेटा? पहला आपने देखा हैबिटेट, दूसरा आपने देखा सर व्हाट इज ऑस्टिया। बेटा जो ऑस्टियम होता है वो सिंगुलर वर्ड होता है और ऑस्टिया जो है वो प्लूरल वर्ड है, तो आप उसको अलग करके लिख लीजिए। बहुत सारे ऑस्टियम की ओपनिंग को एक साथ बोला ऑस्टिया जाता है, ठीक है ना? ऑस्टिया इज द प्लूरल वर्ड एंड ऑस्टियम इज द सिंगुलर। और कुछ बेटा? संजू बोलो भाई। ओके ठीक है, तो आपने पहला देखा हैबिटेट, दूसरा आपने देखा सिमेट्री, तीसरा देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चौथा देखा बॉडी फॉर्म। अब 5वां कैरेक्टर देखने जा रहे हैं बॉडी वॉल। बैठ जाओ बेटा, बॉडी वॉल। इनकी बॉडी वॉल जो होती है सेलुलर सेल्स कवर्स स्पंजोसेल पोलर सेल्स। यस यस भव्य, वेरी गुड। अभी हम बताएंगे आगे आपको, ठीक है, डोंट वरी। इनकी बॉडी वॉल अगर देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा कि भाई ये स्पंज की बॉडी है और अभी भी आपने ऐसे देखा था क्यों भाई? तो आपने कहा था कि सर ये देखिए ये ओपनिंग है इस तरीके से, ठीक है। चलो हम दो ही ले लेते हैं, हमें तो सिर्फ समझाना है बस। यहाँ पे एक बॉडी वॉल यानी एक लेयर बॉडी वॉल, ये है पूरी बॉडी। ध्यान देना बेटा, यस ये इतनी क्या है पूरी बॉडी वॉल है बेटा, इतनी ये क्या है बॉडी वॉल, ये क्या है बॉडी वॉल, ठीक है। अब जो बाहर वाली लेयर है बॉडी वॉल की, आप इसको बोलते हो पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म। और ये जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हो बेटा आप क्वानोडर्म। तो दो लेयर की होती बीच में, जैसे आप ये समझ सकते हो, एक सेकंड बेटा, ऑस्कुलम मीनिंग सर, ऑस्कुलम का मतलब होता है माउथ बेटा, ठीक है। तो बॉडी वॉल सही माने में दो लेयर की होती है। जैसे आप थोड़ी देर के लिए सैंडविच, जरा ध्यान दीजिए, सैंडविच, जब आप सैंडविच खाते हैं तो बेसिकली वो क्या करता है, बन जो होता है बन को काटता है ऐसे, और काट करके उसके बीच में टमाटर और प्याज वगैरह जो भी है सब चीजें रख देता है। तो मान लीजिए ये जो बॉडी वॉल ये क्या है, बन है, ये बाहर वाली लेयर है बन की और ये अंदर वाली, बीच में यहाँ टमाटर वगैरह काट के रख दीजिए। तो वो जो टमाटर वगैरह है वो इस लेयर का पार्ट तो नहीं है, वो तो अलग से है, यानी वो बन का पार्ट कहाँ होता है? यस, इन्हीं के बीच पर इन्हीं के बीच में नॉन सेलुलर लेयर यहाँ पे आती है, यहाँ पर ये देखिए ऐसे,
ये जो नॉन सेलुलर लेयर इन्हीं के बीच में इस तरह से आती है, इसी नॉन सेलुलर लेयर को आप मीजो हायल लेयर बोलते हैं, मीजो हायल लेयर, या फिर इसी बोलते हैं मीजेनकाइम, या फिर इसी बोलते हैं मीजोगिलिया। ठीक है ना बेटा, ये नॉन सेलुलर लेयर होती है। और ये जो कॉनोडर्म जो होती है बेटा, यहाँ पर इस कॉनोडर्म में ऐसे कॉलर सेल्स होती है, इस तरीके से ऐसे ऐसे। ये कॉलर जैसी दिखती भी है ये सेल, कॉलर कॉलर सेल बोलते हैं इसको, कॉनोसाइट बोलते हैं, कॉलर सेल और कॉनोसाइट। ये जो मीजो के लिए है बेटा, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बहुत टाइप के पाए जाते हैं इस तरीके से, स्पंजिन फाइबर्स और स्पिक्यूल्स। तो आप इसको बोल सकते हैं स्पंजिन फाइबर, दिख रहा बेटा, स्पंजिन फाइबर। और ये है स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको स्पिक्यूल्स बोला जाता है। तो बॉडी वॉल जो होती है ये दो लेयर की होती है बेटा, ठीक है, आउटर पिनेकोडर्म और इनर जो है क्वानोडर्म, ठीक है। और इन दोनों के बीच नॉन सेलुलर लेयर पाई जाती है, जिसको आप मीजोग्लिया या मीजेनकाइम या मीजोहायल बोलते हैं। मीजोहायल में बहुत सारी चीजें पाई जाती है, स्पंजिन फाइबर, स्पेक्यूल्स और इक्का दुक्का यहाँ पर सेल पाई जाती है। और वो सेल कौन सी है वो भी हम बताते हैं आपको जब मीजोहायल लेयर पढ़ेंगे, है ना। तो जैसी इधर की वैसे इधर भी होगी, तो ये क्या सेल्स है, ठीक है ना। ये फोटो बना लीजिए, फिर शुरू करते हैं, बना लो बेटा फटाफट। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी को? डाउट हो तो तुरंत बताइए। बन गया बेटा? ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, बॉडी वॉल जो है इज ऑफ टू लेयर, दो लेयर की होती है बेटा, ठीक है। नंबर 1 पे लिखना है आउटर पिनेकोडर्म, और नंबर 2 पे इनर, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है बेटा, इनर क्वानोडर्म। और इन दोनों के बीच जो लेयर पाई जाती है आप उसको बोलते हैं क्या, मीजोग्लिया या मीजेनकाइम। ये कैसी होती है, नॉन सेलुलर। तो आप ऐसे ही लिख लीजिए और पहले हेडिंग डालिए बेटा पिनेकोडर्म, जैसे हमने लिखा बिल्कुल इसी तरीके से लिखिए आप। आपका नोट्स अच्छा बनेगा और आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। प्लीज राइट डाउन दिस। हो गया मेरा नोट? यस। तो पहले नंबर बेटा पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म जो होता है, टू टाइप्स ऑफ सेल, have two types of cells, flattened pinacocytes
ये जो पिनेकोसाइट होती है चपटी जैसे टाइल्स नहीं होती, आपने कभी कछुए को देखा होगा, कछुआ टॉर्टॉइस, अगर आपने टॉर्टॉइस देखा हो तो देखिए टॉर्टॉइस का हम ऐसे वो सेल दिखाएं, मान लेते हैं ये टॉर्टॉइस ऐसे, टॉर्टॉइस अगर हम दिखाएं तो यहाँ इसका कैरापेस अगर हम दिखाने की कोशिश करें इस तरीके से तो कुछ इस तरह से कैरापेस होता है। कैरापेस मतलब होता है बेटा डिजाइन ऐसे ऐसे, क्यों भाई? यस, इस तरह के कछुए की बॉडी डिजाइन नजर आती है आपको। तो ये जो डिजाइन है ऐसा लगता है कि चिपटी हुई टाइल्स में, ये जो फ्लैटेंड ये पिनेकोसाइट जैसे आप एज्यूम कर सकते हो। तो जैसे देखने में ये सेल नजर आती हैं इस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पर ये सेल यानी फ्लैटेंड पिनेकोसाइट नजर आएगी। तो बाहर से अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से नजर आएगी। तो पहली चीज जो पिनेकोडर्म है आउटर लेयर, इसके पास दो टाइप की सेल होती है। पहली जो होती है वो फ्लैटेंड पिनेकोसाइट होती है, ठीक है। और जो दूसरी सेल होती है वो होती है ओवल पोरोसाइट। ओवल होती है पोरोसाइट का मतलब पोर होगी, यहाँ पर पोर होंगे, छिद्र होंगे, इसमें छिद्र होंगे, ठीक है ना। तो दो टाइप की सेल्स रखती है पिनेकोडर्म, नोट कर लो बेटा फटाफट। तो आपने आउटर लेयर की बात कर ली, बना लिया बेटा? यस। अब आप पूरी देखो, आउटर पिनेकोडर्म है, इनर है क्वानोडर्म, और उसके बीच में कौन सी आती है? मीजोगिलिया। तो हम मीजोगिलिया बीच में आ रहे हैं ना, तो उसको पहले पढ़ ले, फिर क्वानोडर्म पढ़ेंगे। तो चलो हेडिंग मीजोगिलिया या मीजेनकाइम या मीजोहायल लेयर। आप से पूछा जाए कि बॉडी वॉल स्पॉन्जेस की कितने लेयर की होती है? दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर, और कितने लेयर की होगी? आंसर क्या होगा आपको आपका? दो लेयर आंसर देना है बेटा, ठीक है। तीन मत दीजिएगा मीजोगिलिया को इंक्लूड करके, क्योंकि मीजोगिलिया तो नॉन सेलुलर लेयर है, ठीक है ना। वो पार्ट नहीं मानते उसको, तो बीच में सिर्फ सैंडविच की तरह रहती है वो। तो मीजोगिलिया या मीजो हायल ले लीजिए, मीजो हायल लेयर। पहले पॉइंट यहाँ पर लिखना है बेटा, नॉन सेलुलर लेयर। दूसरा हैव स्पंजिन फाइबर्स। और क्या रखेगा? देखो भाई, स्पिक्यूल्स। और क्या रख रहा है? एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ये नॉन सेलुलर लेयर होती है बेटा, ठीक है। स्पंजिन फाइबर रखती है, स्पिक्यूल्स रखती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स रखती है। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन सी हैं ये पढ़ना है। पहली पढ़ना है बेटा आपको ट्रोफोसाइट। यहाँ पर पहले लिखिए ट्रोफोसाइट सेल। ट्रोफोसाइट तो नोट कर लिया बेटा आपने। ट्रोफोसाइट सेल जो होती है, हम पर कौन सी ले रहे हैं? मीजोहायल लेयर। तो ये देखिए हमने सेल्स दिखाए ना, ये वाली, ये सेल्स डिफरेंट तरह की सेल्स दिखाए हमने आपको। तो ट्रोफोसाइट सेल होगी क्या? इसी तरह यहाँ पर होंगी सेल। तो ट्रोफोसाइट सेल क्या करती है? अब आप एक चीज बताओ मुझे बेटा, इनका जो खाना होगा वो वाटर में ही तो होगा। अब वाटर यहाँ से एंटर करेगा इस तरीके से, अब वाटर के साथ साथ क्या जाएगा? खाना, इनका भोजन, फूड।
और वो फूड जो ये कॉनोसाइट या कॉलर सेल जो है उसको पकड़ लेगी और पकड़ करके अपने अंदर लेगी, पकड़ करके इसके बगल जो सेल बैठी हुई होगी उसको दे देगी। मान लो जी ये सेल है तो इसको दे देगी और ये सेल फूड को पकड़ेगी और पूरे मीजोहायल में इस तरह से घूमेगी जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। ये सेल ऐसे से घूमेगी। तो एक लेयर सेल की ये है, दूसरी लेयर ये है सेल की। इसको आप पिनेकोडर्म बोलते हो, इसको कॉनोडर्म बोलते हो। तो ये जो पिनेकोडर्म है, पिनेकोडर्म में जो मौजूद सेल है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती है। यानी ये कॉनोसाइट से फूड को पकड़ेगी और सर्कुलेट होकर की जो कॉनोडर्म है या पिनेकोडर्म जो है उनमें जो सेल्स मौजूद है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करेगी। कुछ आया भैया समझ में? या इस मेसोहायल में जो अनदर लेयर मौजूद है उन सेल्स को न्यूट्रिशन देगी। कुछ आया समझ में? बताओ। इसको नॉन सेलुलर लेयर बोला गया लेकिन पूरी तरीके से इसको नॉन सेलुलर लेयर कह नहीं सकते क्योंकि आप खुद ही देख लो यहाँ पर इक्का दुक्का सेल्स तो पाई ही जा रही है। ठीक है ना सर? दोबारा समझा दो। ओके ओके ठीक है सर, एक बार देख लो बेटा। आपने कहा कि सर मेसोहायल जो लेयर होती है वो नॉन सेलुलर लेयर होती है, लिक्विड टाइप की होती है, ये ट्रांसल्यूसेंट, जैसे जेली नहीं होता, या जेली लाइक लेयर भी लिख सकते हो आप। मेसोहायल लेयर बेटा भी जेली लाइक है, जेली लाइक। इसमें डिफरेंट तरीके की सेल्स पाई जाती हैं और वो डिफरेंट तरीके की सेल्स में से पहली सेल हम देख रहे हैं ट्रोफोसाइट। जो ट्रोफोसाइट सेल है ये क्या करती है, ये जो कॉनोडर्म में मौजूद सेल है आपकी कौन सी, कॉलर सेल या कॉनोसाइट, these collar cells or conocyte trap the food from the circulating water। ये वाटर इंटर कर रहा है, जो वाटर आएगा उस वाटर में फूड प्रेजेंट होगा और उसी वाटर से कॉनोसाइट सेल क्या करेगी, फूड को कैप्चर करेगी और कैप्चर करके इसे ट्रोफोसाइट सेल को दे देगी। मान लीजिए ये ट्रोफोसाइट सेल है तो ये ट्रोफोसाइट सेल क्या करेगी, इस कॉनोसाइट से फूड को कैप्चर करेगी, ले लेगी, कलेक्ट करेगी और उसके बाद इस पूरे मीजोग्लिया में ऐसे ऐसे सर्कुलेट करेगी। तो जिस सेल को फूड की रिक्वायरमेंट होगी ये सेल यानी ट्रोफोसाइट सेल क्या करेगी, सेल को फूड प्रोवाइड करा देगी। यानी ट्रोफोसाइट सेल इज द सेल collect food from the conocyte and after collecting the food it circulate all over the mesoglia and provide food to the required cell। कुछ आया समझ बेटा? बोलो। यस यस वेरी गुड। ट्रोफोसाइट सेल इसमें लिखिए पॉइंट, इट प्रोवाइड फूड to the cells of pinecoderm and coanoderm। and to the some cells of mesoglia and to the cells of and to the cells of mesoglia। बेटा आपकी क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है ना? हाँ चलो एक सेल ये लिख लो, उसके बाद जो डिफरेंट सेल बची हुई है वो नेक्स्ट टाइम पे कराते हैं, ठीक है? किसी को कोई डाउट तो नहीं बचा बेटा? ओके वेरी गुड। तो आप बहुत ही केयरफुली ध्यान सुना करिए बेटा, है ना? अब आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस के ऊपर बेसिक पॉइंट्स यानी पूरी फेरा के पहले जो क्वेश्चन पढ़े होंगे उनको एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। वैसे शायद प्रोटोजोआ के क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक का दुक्का देखना तो सॉल्व होना है, क्योंकि प्रोटोजोआ तो वो मोनेरा में आता है और मोनेरा आपको बॉटनी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? ओके बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।